गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बात करूंगा आपसे फिर से बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको कल बताया था रेडियस कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने कल क्या बताई थी, यहाँ पे मैं एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिएगा। मैं यहाँ पे क्या बताया, रेडियस इक्वल टू ई नॉट मतलब क्या, एप्सिलॉन ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻34। ठीक है। एच मतलब क्या, प्लैंक कांस्टेंट। मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। कांस्टेंट टर्म है, दिस आर द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट की मैं बातें कर रहा हूँ। हाँ, बहुत ही सिंपल। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम मतलब 8.85 इंटू 10⁻34 न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात है समझ में। एच क्या है, तो प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट के बारे में बात कर रहा हूं। ये भी कांस्टेंट हुआ करता है 6.67 इंटू 10⁻34। और इस पे आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हैं, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट टर्म है मेरे पास, जिसकी वैल्यू आपको पता है। दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। That is the mass of electron. Mass of electron. जी हाँ, देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बिल्कुल ही आसान। आप परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की बात कर रहे हैं 8.85 इंटू 10⁻34 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी से न्यूटन केजी ऑल्सो केजी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्लैंक कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻34 यूनिट इसका होगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी दिस। बात है समझ में। ये सारी चीजें आपके कांस्टेंट टर्म थे। वेरिएबल क्या थे, ये आपके कांस्टेंट टर्म है। देखिए ये वेरिएबल है। आप इन सब की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, आप जैसी वैल्यू को पुट करेंगे, यहां देखिए, अब जैसी इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आर एन इज इक्वल टू, ये टोटल आपका कांस्टेंट है ना, ये बन जाएगा आर नॉट में। और हमने कहा यहाँ पे आर नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, ये आ जाएगा। सपोज हमने क्या किया, फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बातें कर रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बातें कर रहा हूं मैं, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इज इक्वल टू 1। जेड की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो ये मेरे पास सपोज मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये पहला सेल है, तो ये पहले सेल को क्या बोलोगे आप, एन इक्वल टू 1। सेकेंड सेल को क्या बोलोगे आप, एन इक्वल टू 2, सेकेंड सेल है ना। तो पहला जो सेल होगा न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे होगी, कितना डिस्टेंस होगा, मैं इसकी बातें कर रहा हूं। कितना डिस्टेंस होना चाहिए एन इक्वल टू 1 की। तो हाइड्रोजन के लिए बात करें, अब आप ये कहोगे कि एक ही ऑर्बिट होता है हाइड्रोजन में, तो ठीक है, लेकिन ये तो बाद में पता चला ना, बोर्स के टाइम में ऐसा कुछ भी मालूम, इट इज नॉट डिफाइंड एट द टाइम ऑफ बोर्स। बोर्स ओनली शो दैट व्हेन द वैल्यू ऑफ एन इज 1, then what will be the radius according to the 1. When the value of n is equal to 1, the first orbit, what is the radius of the first orbit? If the n is equal to 2, then what is the radius of the second orbit? If the n equal to 3, what is the radius of the third orbit? तो first orbit, how much the radius of the first orbit it is? तो यहाँ पे इसने कहा r1 इक्वल टू, हमें यूनिट टर्म लेना है, इसकी वैल्यू में कितना हमने कहा था आपसे, मैं यहाँ ले रहा हूं आर नॉट की वैल्यू 0.0528 एंगस्ट्रॉम। बात है समझ में। एंगस्ट्रॉम देखिए, देख पा रहे हैं आप, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, इतना हुआ करता है। ठीक है, अगर आप बोलो 52.8 पिकोमीटर हो जाएगा, 10⁻12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज की वैल्यू आपने यहां पुट किया आर नॉट की वैल्यू पे, तो कितना आ गई 0.0528 एंगस्ट्रॉम
n स्क्वायर, तो n इक्वल टू 1। सपोज n इक्वल टू 1, देन 1 स्क्वायर z फॉर हाइड्रोजन एटम, z इक्वल टू 1, what will becomes 0.0528 angstrom. This is the first orbit, radius of the first orbit. Is it clear? पहले ऑर्बिट की रेडियस होगी, मैं आपको फिर से मैंने बताया क्यों। देखिए कल मैंने आपको ये यहां तक मैं आपको पहुंचा रखा था रेडियस निकालना। अब मैं आपको इसमें ये दिखा रहा हूं, ये सारे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू दे रखा है, उसमें आप पाई की वैल्यू भी रख लोगे। तो पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14। आ रही बात समझ में? तो ये सभी वैल्यू को आप पुट करना, आर नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.0528 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होगी? 10⁻10 मीटर। आप इसे रखोगे, आर एन की वैल्यू क्या रहेगा? ये फॉर्मूला बनेगा, और नीट के अंदर कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। सपोज मान लीजिए तो हाइड्रोजन एटम की जेड की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन थ्योरी बोला था इन्होंने, एक इलेक्ट्रॉन थ्योरी वाला ही देखना आप। मैं इसमें क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। R1, अब मैं आपसे पूछूं R2 की वैल्यू कितनी होगी? तो मैं इधर बनाता हूं इसे, सभी ने लिख लिया? हाँ, देखिए यहां पे R2 की वैल्यू आपने अगर निकालना चाहा तो कितनी आएगी? देखिए मैं निकालता हूं यहां से, R2 is equal to 0.0528 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर, यस n इक्वल टू 2 की बारे में बात कर रहा हूं मैं। 2 स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू कितनी? 1 रखेंगे हम। देखिए तो कितनी आएगी? 0.0528 एंगस्ट्रॉम इंटू 4, यस और नो? 4 मल्टीप्लाई में देम 4 8 जा 2 3 1 कैरी, एंड 4 5 जा 20 21 का 1 और 2, 0.2 एंगस्ट्रॉम। दिस विल बी द इंक्रीज। पहले आपने क्या देखा? इतना वैल्यू आया, दूसरे बार क्या देखा? इतना है, तीसरा बार क्या देखेंगे? और बढ़ेगा। तो जैसे ही बढ़ेगा आपको क्या पता चला कि पहला जो न्यूक्लियस से पहला फर्स्ट ऑर्बिट की दूरी होगी, ये वैल्यू कितनी होगी? R1 वैल्यू कितनी होगी? 0.0528 एंगस्ट्रॉम की होगी। लेकिन दूसरी ऑर्बिट होगी, इसमें दूसरा ऑर्बिट की हम बातें करेंगे, दूसरी ऑर्बिट कितनी बड़ी होगी? तो यहां न्यूक्लियस से ये कितने के बराबर होगा? 0.2112 एंगस्ट्रॉम की होगी। फिर इसने कहा कि तीसरी कितनी होगी? तो बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे रेडिएशन बढ़ेगा भाई। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने क्या कहा? R1 से बड़ा मिलेगा R2 से बड़ा मिलेगा R3। तो जैसे जैसे हम जाते जाएंगे रेडियस हमारा क्या होता जाएगा? एज वी गो फार फ्रॉम द न्यूक्लियस द रेडियस विल बी इंक्रीजेस। रेडियस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे। तो वी कंक्लूड दैट, यहां से हम एक चीज और पा सकते हैं। देखिए बात है समझ में, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। R1 की वैल्यू नोट डाउन कर लीजिए, R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। तो R1 की वैल्यू यहां तक आपने देखा 0.052 एंगस्ट्रॉम आया, R2 की वैल्यू देखा 0.2112 एंगस्ट्रॉम आया, R3 की वैल्यू देखेंगे आप और आएगा, R4 की वैल्यू देखेंगे और आएगा। मतलब वैल्यू हमारा क्या होगा? इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, सो दैट वी कंक्लूड दैट। चलिए तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, देखिए सो वी कंक्लूड दैट as we go far from nucleus, the radius
इंक्रीजेस, रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो आप इसी चीज को देख सकते हो आप, है ना। R1 से बड़ा वैल्यू किसकी आएगी, R2 की वैल्यू आएगी। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, तो रेडियस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक बात है जो सिर्फ रेडियस की बातें करी हमने। अब मैं बात करता हूं आपसे वेलोसिटी का। ठीक है भाई, आइए अब मैं आपसे बात करता हूं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फॉर्मूला क्या थी, वो मैं आपको दिखा देता हूं। Now find the velocity। तो वेलोसिटी फॉर्मूला क्या थी आपके पास, Vn इक्वल टू वी नॉट इंटू जेड अपॉन एन। ऐसा नो, यही थी मेरे पास। अब ये वी नॉट की वैल्यू अपने हमने आपको बता रखा था 2.1110 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे आप क्या देख पाओगे, V1 की वैल्यू कितनी होगी, तो V1 नॉट 2.11 मीटर पर सेकेंड फॉर हाइड्रोजन एटम। फिर से मैं बातें कर रहा हूं, जेड की वैल्यू क्या यहां लिख रहा हूं मैं, फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इक्वल टू 1। तो जेड की वैल्यू कितनी 1, एन की वैल्यू कितनी 1। क्यों, क्योंकि हमने एन की वैल्यू क्या रखी 1। तो कितनी आ गई V1 की वैल्यू 2.1110 पर 6 मीटर पर सेकेंड आई। अगर मैं कहा V2 कितनी आएगी, तो एन की वैल्यू कितना लो 2 लो, कितनी मिल जाएगी 2.1110 पर 6 मीटर पर सेकेंड इंटू 2/1, सॉरी 1 रहेगा, नीचे क्या रहेगा 2 रहेगा, कैंसिल कर दीजिए। कितनी आ गई 111.5 डेसिमल 1.5 समथिंग और 2.1, तो 2 1 2 1, सॉरी हियर डेसिमल 1.05। ठीक है, हाउ मच इट इज 1.05 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। आप क्या देख पा रहे हैं, वी कंक्लूड दैट, यहां मैं लिखूंगा we conclude that as we go far from the nucleus, as we go far from nucleus, velocity डिक्रीजेस। क्यों, तो V1 की वैल्यू ज्यादा है, फिर V2 की वैल्यू इससे कम हो जाएगी, V3 की वैल्यू इससे कम हो जाएगी, है ना। तो इधर की तरफ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और V2 V3 की वैल्यू क्या होगी, कम। मतलब इंफिनिटी पे अगर हम चले जाए, अगर ऑर्बिट हमारा इंफिनिटी पे हो जाए, तो वहां पे क्या होगी, वेलोसिटी बिल्कुल 0 के बराबर हो जाएगी। तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रुक जाएगा, जैसा कि बोर्स ने कहा। और बोर्स के अकॉर्डिंग बातें हम कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत ही आसान है, निकाल सकते हैं जी। अब मैं आपसे बात करता हूं एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे। चलिए, आपने 2 चीजें सीखा कि किस तरह से हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे और किस तरह से हम रेडियस फाइंड करेंगे। अब मैं आपको तीसरा बताता हूं किस तरह से आप उसके काइनेटिक एनर्जी फाइंड करोगे। ठीक है, आखिर इलेक्ट्रॉन घूमेगा
ऑर्बिट में, तो उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए और वो कितने एनर्जी से घूमेगा। ठीक है, सारी चीजें बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, बोर्ड्स ने काफी ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन रखा है इसके बारे में। अब मैं आपसे बात करता हूं एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है अपने पास? इक्वेशन थर्ड को मैं फिर से लिख रहा हूं। इक्वेशन थर्ड विल बी mv स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपन Rn। बात है सब में। तो ये मेरे पास दोनों साइड क्या करें हम, हाफ की मल्टीप्लाई। तो 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Rn की वैल्यू क्या थी? R0 इंटू ये n स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, अब बोलिए हाफ mv स्क्वायर को क्या लिखोगे आप? काइनेटिक एनर्जी। तो ये कितनी हो जाएगी? 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट। R0 की वैल्यू भी क्या है? कांस्टेंट है, बाहर निकालो। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, जेड ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा भाई, अपॉन क्या हो जाएगा? ऊपर में एक और पहले से जेड है, ये भी क्या? जेड स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर। ठीक है, बात है इस वक्त में। ये मेरे पास क्या है? कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? देखिए, इस कांस्टेंट की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको क्या बोलते हो आप? ई नॉट से नोट करते हो ना, एनर्जी नॉट। कांस्टेंट टर्म है ये 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है 0.052 एंगस्ट्रॉम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी कांस्टेंट है, तो इसको हमने बोला एनर्जी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मैं यहां लिखूं फिर। देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऑर्बिट में घूमेगा, तो घूमेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी? कितनी बनेगी? अगर वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। तो किसी तरह की पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल क्या है? 0, काइनेटिक क्या है? तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। देखिए, बात है समझ। तो टोटल एनर्जी को हम क्या लिखेंगे? ई एन इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी? एनर्जी की फॉर्मूला। ठीक है, नोट डाउन। ये आई बात है समझ में। अब मैंने अगर ये कहा आपसे कि E1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कैसे बनाओगे? मान लो E1 की वैल्यू, तो E1 तो कितनी हो जाएगी? जेड की फॉर हाइड्रोजन एटम। मैं सबसे पहले यही बातें कर रहा हूं, केवल मैं हाइड्रोजन की बातें कर रहा हूं। यार मैं फिर से लिख रहा हूं, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इज इक्वल टू 1। देन E1 is equal to 13.6 electron volt into 1 square upon 1 square. For Z is equal to 1, N is equal to 1,
जेड की वैल्यू 1 रखा है, एन की वैल्यू 1 रखा है, तो E1 निकलेगा। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा किसकी वैल्यू होगी? E1 की। बोलिए, बात है समझ में? अब मैं क्या निकाल सकता हूं? E2। राइट। देखिए समझिए, बिल्कुल आसान है। आप करना है क्या, इक्वेशन थर्ड में जो आपको दे रखा है, हमने बना रखा है, उसमें दोनों साइड 1/2 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 1/2 मल्टीप्लाई करते ही क्या बन जाएगा आपको? काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इधर से मैं मिटाता हूं और मैं आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखाता हूँ। बिल्कुल नहीं घबराना, केवल आपको डेरिवेशन ही मिलेंगे और धीरे धीरे स्लोली आप बिल्कुल समझ सकते हैं। ये आपको एनसीईआरटी में भी दे रखा है, लेकिन ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, मैं आपको ज्यादा से एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ पाए, ठीक है। E1, E2 की वैल्यू क्या होगी? तो यार n = 2, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² n²। 13.6 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1² 2² is the 4। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1² 4, 4 से कैंसिल, 4 3 12, 3 times 12 0.4, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ E2। आप E3 फाइंड कर सकते हैं, E4 फाइंड कर सकते हैं, यस फाइंड कर सकते हैं। हाइड्रोजन की लिए मैं बात करूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, केवल हाइड्रोजन की बात करो तो E1 इतनी आएगी ना, ठीक है। इतना सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझे? अब मैं आप यहां देखिए, तो आपको क्या लगा? पहला एनर्जी कितनी आई? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले सेल की। दूसरे सेल की एनर्जी कितनी आ गई? 3.4, मतलब डिक्रीज हो रहा है कि नहीं? आप यहां देखिए, न्यूक्लियस, पहले सेल में एनर्जी कितनी थी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। दूसरे सेल में एनर्जी कितनी हो गई? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। पहले सेल में कितनी थी? 13.6, दूसरे सेल में कितनी हो गई? 3.4। डिक्रीज कर रहा है। आप जब इंफिनिटी के पास जाएंगे तो एनर्जी और क्या हो जाएगी? तो हट जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी हमारा डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, एज वी गो फार फ्रॉम न्यूक्लियस, as we go far from nucleus, energy decreases। Is it right? तो एनर्जी डिक्रीज मतलब क्या? E1 की वैल्यू ज्यादा होगी, E2 और कम हो जाएगी, E3 और कम हो जाएगी, ठीक है भाई। अब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, पहले मैं आपको यहां पे दिखा दूं बोर्स ने क्या कहा। अकॉर्डिंग टू बोर्स, 1 इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या क्या आ सकता है? पहला हाइड्रोजन आएगा, दूसरा हीलियम आएगा, हीलियम पे एक प्लस रहेगा। ये तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करोगे? एक प्लस लाना, तभी आपको क्या मानोगे? अब ये 1 इलेक्ट्रॉन थ्योरी हुई। अब इसको हम क्या बोल सकते थे? 1 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट, 1 इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अंदर। तीसरा Li+2, लिथियम कितनी होगी? 3, 2 प्लस कर दो, लिथियम क्या होगी? 1 इलेक्ट्रॉन। चौथा बेरिलियम+3, ये सब क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। अब इट कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। देख पा रहे हैं आप, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। He+ किया मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। लिथियम होता है 3 में से 2 निकाल दिए, 1 बचा। बेरिलियम होता है 4, 3 निकाल दिए, 1 बचा, ठीक है।
एक क्वेश्चन मैं आपको यहां दिखाता हूं। मान लीजिए हमने कहा कि एटम है बेरिलियम, बेरिलियम के पहले सेल में कितनी एनर्जी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं यहां पे बनाता हूं। क्वेश्चन है यहां ऐसे वन इलेक्ट्रॉन थ्योरी है क्वेश्चन। हाउ मच एनर्जी contain in first cell of बेरिलियम 3। तो आपके पास फॉर्मूला पता है, एनर्जी एक फर्स्ट सेल बोला तो n इक्वल टू 1, En इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। आप देखो बेरिलियम है तो बेरिलियम की जेड की वैल्यू कितनी है, 4 रखोगे आप, ठीक है। कितनी हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 4 स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू कितनी 1, कितनी हो जाएगी 4 4 जा 16, ठीक है। 13.6 इंटू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बात सब में इतना एनर्जी कंटेन करेगा, ठीक है। हाँ। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, यही वो एलिमेंट है जिसकी 1 इलेक्ट्रॉन थ्योरी आप निकाल सकते हो। सोडियम की नहीं निकाल सकते, तो सोडियम 10 इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं किसी को। बात है सब में। अगर मैं ऐसे लिखूं सोडियम Na+10, ये ग्राउंड, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन थ्योरी को नहीं शो करेगा, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद होमवर्क इसके ऊपर देते हैं क्वेश्चन। हो गया। How much energy contained in the first cell of Li+2, Be plus नहीं He plus। Question number 2, find the radius of second cell of Li+2, He+2, Be+3 एंड हाइड्रोजन, ठीक है। सेकेंड सेल में रेडियस निकालनी है, ध्यान दीजिएगा, बातें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन की बातें कर रहा हूं, देखिए बहुत ही आसान। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड सेल ऑफ Li+2, ओके।